हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे। यहाँ पे हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा एसपी का, उसमें हमने फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड मीनिंग डेफिनेशन कवर अप किया था। तो इसमें अभी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्लो चार्ट में यहाँ पे क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, ये क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड द नेक्स्ट इज रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो आइए वन बाय वन हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि ये वो शेयर्स होते हैं ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग, मतलब एक्यूमुलेट होना मतलब जमा होते रहना, कलेक्ट होते जाना। हम लोगों ने देखी ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने स्टडी किया था, उसमें कैसे मनी एक्यूमुलेट होती जाती है, राइट। हम तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है वो इट कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग until it is fully paid, जब तक पूरा का पूरा पेड नहीं किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसको जब तक पूरा डिविडेंड नहीं मिलता है तब तक वो डिविडेंड क्या होते रहता है, एक्यूमुलेट होते जाता है, वो प्लस होते जाता है, एडिशंस होते जाते हैं उसमें। जैसे लास्ट ईयर का बाकी है तो लास्ट ईयर का प्लस करंट ईयर का, अगर लास्ट टू लास्ट ईयर का बाकी है तो लास्ट टू लास्ट ईयर का प्लस लास्ट ईयर का फिर करंट ईयर का, तो ऐसे करके पूरा वो एक्यूमुलेट होते रहता है, जमा होते रहते हैं। फिर दिस मीन्स इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 1 or more years ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट पूरा फुल प्रॉफिट नहीं है, एडिक्वेट सफिशिएंट, एडिक्वेट मतलब इनसफिशिएंट, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट और इनएडिक्वेट मतलब इनसफिशिएंट। यहाँ पे इनएडिक्वेट वर्ड दिया है तो मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होता है जब भी पूरा प्रॉफिट नहीं होता है, फुल प्रॉफिट नहीं है, तो उस टाइम पे कभी कभी कंपनीज क्या करती है, वो पेंडिंग रख देती है डिविडेंड को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं देती है। जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनके पास स्पेसिफाई रहता है कि वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, तो फिर क्या होता है उनका है ना जो डिविडेंड है वो कंपनी को एज अ मतलब बकाया रखा है, वो आउटस्टैंडिंग रहता है, जो वो आउटस्टैंडिंग ऐड होते जाता है, जितने साल का है उतना ऐड होते जाता है। देन दिस अनपेड डिविडेंड, अनपेड मतलब जो नहीं दिया है डिविडेंड, गेट्स एक्यूमुलेटेड। सो दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड, और ये एक्यूमुलेटेड डिविडेंड होता है वो कब पे करना पड़ता है फिर कंपनी को, ये जो एरर्स ऑफ डिविडेंड है ये कब पे करना पड़ता है कंपनी को, जब भी कंपनी परफॉर्म करती है, अच्छा परफॉर्म करती है, कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट में अच्छा हो जाता है, उसको प्रॉफिट होने लग जाता है, तो फिर उनको है ना ये प्रॉफिट जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो द एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये तो हम जब है ना इक्विटी शेयर होल्डर को स्टडी कर रहे थे तभी हमने कहा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट दी प्रेफरेंस, नॉट हैविंग द प्रेफरेंस ऑफ गेटिंग डिविडेंड बिफोर हु शुड गेट, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शुड गेट। तो यहाँ पे उनसे भी पहले इनको मिलता है। एंड द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव, और प्रेफरेंस शेयर्स है ना हमेशा क्यूमुलेटिव होता है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये स्टेटेड नहीं होता है, मतलब ये स्टेटेड नहीं रहता है कि ये क्यूमुलेटिव नहीं है, तब तक वो है ना प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, क्यूमुलेटिव ही रहते हैं। मतलब है ना कोई भी कंपनी है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से नहीं बच सकती। एक साल उन्होंने दिखा दिया भाई हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, इनसफिशिएंट फंड है, हम लोग नहीं दे सकते, तो वो बच नहीं सकते। फिर उस केस में क्या होगा, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा जमा होते जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो उनकी बुक होती है रूल्स रेगुलेशन की, उसमें मेंशन नहीं होता है, तब तक वो कोई भी प्रेफरेंस शेयर साइलेंट है, तो मतलब वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही है। इट मींस इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड एनी ईयर द अनपेड अमाउंट इज कैरिड फॉरवर्ड, हम कैरिड फॉरवर्ड कर देते हैं उसको। जैसे आप है ना कैरिड फॉरवर्ड करते हैं, आप कैरिड डाउन करते हैं अकाउंट्स में आप अमाउंट को फॉरवर्ड करते हैं ना एक लेजर से दूसरे लेजर। जैसे अभी आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट को कैरिड डाउन किया है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसको ब्रॉट डाउन किया आपने नेक्स्ट स्टेप पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे है ना 1 ईयर का दूसरे नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, एंड सो ऑन
until और एरियर्स हैव बीन पेड, जब तक सारा का सारा रीपेमेंट इनका जो डिविडेंड का पेमेंट नहीं होता है तब तक वो एडिशंस होते जाते हैं उसमें, ठीक है। फिर इसके अपोजिट जो नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव का अपोजिट नॉन क्यूमुलेटिव। तो नॉन क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। तो अगर इस टाइप का अगर शेयर है, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है और इस टाइप का शेयर है क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो फिर उसमें ना अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर। जो पर्टिकुलर सेम ईयर का स्पेसिफिक ईयर का डिविडेंड स्पेसिफिक ईयर में ही पेड होगा। समझो 2018 का डिविडेंड देना है तो वो 2018 में ही क्लियर होगा। उसको है ना अगर 2018 में नहीं दिया है तो वो 2019 में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा ऐसे। तो द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स, मतलब यहाँ पे वो क्लेम को मतलब डिविडेंड को क्लेम करने का राइट है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हाथ में नहीं होता है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हाथ में नहीं होता है कि भाई इस साल आपने नहीं दिया, 2019 में हमको नहीं दिया, 2020 में दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनको ये कोई हक नहीं होता है, राइट नहीं होता, उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है। इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर एंड इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर इट इज लॉस्ट फॉर एवर। ये हमेशा के लिए इन्होंने फिर डिविडेंड खो दिया, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने हमेशा के लिए फिर डिविडेंड खो दिया। अगर उस पर्टिकुलर ईयर में नहीं मिला तो आगे भी उनको मिलने की कोई चांसेस नहीं है। जबकि इसके अपोजिट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ऐसे नहीं होता है, उसमें आपका कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? कैरिड फॉरवर्ड। अगर आपको एक साल में नहीं मिला तो अगले साल मिल जाएगा आपका उतना अमाउंट जो डिविडेंड का, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। 12% वाला प्रेफरेंस शेयर है, 15% वाला प्रेफरेंस शेयर है, तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग पे। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस। वो है ना सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब सरप्लस प्रॉफिट कौन सा होता है? एक तरीके से सुपर प्रॉफिट हो गया, सबको ले देने के बाद में, सब क्लियर करने के बाद में डिविडेंड पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, उसके बाद में जो प्रॉफिट बच जाता है जो ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट, तो यहाँ वो उसमें है ना ये पार्टिसिपेट करने वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं। वो है ना प्रेफरेंशियल डिविडेंड के अलावा जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर उनको डिविडेंड मिलना चाहिए उसके अलावा फिर वो और क्लेम कर सकते हैं। सो द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कंपनी ने पे कर दिया, उसके बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट बचा है तो अप टू सर्टेन लिमिट, कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी ये वाला जो सरप्लस प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनको भी दिया जाता है, कंपनी उनको भी देती है। तो वो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो ये एंजॉय करते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर डिविडेंड, द वन हु एंजॉयज द शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट, वो वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोला जाता है। देन द नेक्स्ट इज व्हाट? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिसमें है ना द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग। जनरली है ना हमारे इंडियन इसमें कंपनीज लॉ में क्या है कि वो नॉर्मली क्या होते हैं, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग टाइप के ही होते हैं। मतलब किसी को भी सरप्लस प्रॉफिट एंजॉय करने की अथॉरिटी नहीं होती प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं किया, क्लियर नहीं किया कि ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, तो फिर हम है ना उसको डीम्ड करते हैं, मतलब उनको वो यही मान के चलते हैं कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है करके। सो दीज शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। क्यों ऐसा होता है भाई? उन्होंने अपना पहले से अपने आप को सेफ जोन में रखा है कि भाई मेरे को तो 12% 15% चाहिए, मेरे को तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मुझे चाहिए पेमेंट, मेरा डिविडेंड मेरे को इतना % मुझे मिल जाना चाहिए, राइट? तो इसीलिए उनको ये नहीं मिलता है ये बेनिफिट प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू के टाइम पे ही, जब ये वाले जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू की जाते हैं उस टाइम पे उनको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि भाई तुम्हारा 12% का है या 15% का प्रेफरेंस शेयर्स आप खरीद रहे हो, और कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी तो बाद में आपको 15% फिक्स्ड आपको मिल जाएगा। तो यू आर नॉट अनसेफ, यू आर सेफ टाइप ऑफ। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? The shareholders of these shares have a right to convert their preference shares into equity shares। वो ये वाले टाइप के जो है ना वो क्या करते हैं, अपने
शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। उनको जब इच्छा हुई कि नहीं मुझे है ना मेरे प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करना है, तो वो ये कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। और ये द कन्वर्जन टेक्स प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड, एक फिक्स पीरियड दिया जाता है, वो स्पेसिफिक पीरियड में ही वो कन्वर्जन हो सकता है। तो ये यहाँ पे जब शेयर्स कन्वर्ट होते हैं, द शेयर्स आर कन्वर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वर्जन होता है। और द रेशियो ऑफ कन्वर्जन इज ऑल्सो डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू, इशू के टाइम पे ही वो रेशियो की कौन से रेशियो में कन्वर्ट हो गए, मतलब कितने प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में किस तरीके से कन्वर्ट हो गए, वो इशू के टाइम पे ही डिसाइडेड होता है। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन। और ये अब आ गया नॉन कन्वर्टेबल। तो नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं? दी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, इन शेयर्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर्स में इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एग्जैक्टली उसका अपोजिट हो गया। किसका अपोजिट हो गया? इक्विटी शेयर्स के जो यहाँ पे कन्वर्टेबल इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अपोजिट हो गए नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जहां पे उनको अथॉरिटी नहीं मिलती है। वो अपने शेयर्स को जब उनकी इच्छा हुई कि भाई हमको कन्वर्ट करने हैं इक्विटी से, हमको प्रेफरेंस से हमको इक्विटी में कन्वर्ट करना है, तो वो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो उनको उसी तरीके से जो पहले से उन्होंने लिया है उसी हिसाब से उनको चलाना है, वो नॉन कन्वर्टेबल बोला जाता है, उसको कन्वर्जन की फैसिलिटी उनको नहीं मिलती है। तो ये कब डिसाइड होता है? ये ना जब भी आपकी जो डेट पे रिडीम होने वाले होते हैं, जब मैच्योरिटी डेट होती है तभी वो रिडीम हो जाते हैं। और जो मैच्योरिटी डेट होती है इनकी, वो भी है ना कंपनी डिसाइड कर लेती है, जब इश्यू करती है उसी टाइम पे डिसाइड कर देती है। और जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है वो भी इश्यू के टाइम पे ही वो बोल देते हैं भाई तुम्हारे शेयर्स नॉन कन्वर्टेबल टाइप के शेयर्स है करके। तो ये पहले ही डिसीजन हो जाता है। देन नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम मतलब रीपेमेंट, रिडीम होना मतलब रीपेमेंट होना, मतलब उनको वापस उनके पैसे मिल जाना। तो ये वाले जो शेयर्स होते हैं वो रिडीम होते हैं एक सर्टेन पीरियड के टाइम पे, फिक्स पीरियड के टाइम पे। आफ्टर अ सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम्ड हो जाता है, उनका रीपेमेंट कर देते कंपनी, उनका पैसा वापस दे देती है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इश्यूज रिडीमेबल। तो कौन सी कंपनी रिडीमेबल शेयर्स इशू करती है? जो कंपनी के पास है ना लिमिटेड कंपनी होती है, ओके, शेयर्स होते हैं इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उनको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उनको ऑथराइजेशन मिलता है, तो वो फिर रिडीम करती है प्रेफरेंस शेयर्स को। सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड, लेकिन एक कंडीशन होती है। फुल्ली पेड शेयर क्या होता है? अब मैं आपको एग्जांपल दूं, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है और कंपनी ने है ना, यहाँ पे कंपनी, ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर में आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे है ना कंपनी क्या बोलती है कि 100 रुपए में से 20 रुपए आप हमें इश्यू के टाइम पे दे दो, आप 30 रुपीज हम फर्स्ट कॉल करेंगे तभी दे दो, आप 40 रुपीज जब हम सेकेंड कॉल करेंगे तो दे दो। तो मतलब कितना 10 20 40 इस तरीके से कंपनी है ना पार्शियल मांगती है। तो अगर कंपनी ने मांगने के टाइम पे अगर वक्त पे 100 रुपए में से अगर किसी ने खाली 70 रुपया ही कंपनी को पे किया है, तो फिर उनका पैसा रीपेड नहीं होता है। उनको जब तक अनलेस एंड अनटिल जब तक वो फुल्ली पेड नहीं बनता है, मतलब उन्होंने 100% कंपनी को पे नहीं कर दिया है, एक शेयर का खरीदा है तो एक शेयर पे पूरा 100 रुपया नहीं दे दिया, तो तब तक कंपनी उनको पैसा वापस नहीं देगी, मनी उनको रिटर्न नहीं देगी शेयर होल्डर्स को रिडम्पशन के टाइम पे। तो उसके लिए फुल्ली पेड होना जो डेट ऑफ रिडम्पशन होती है, जो तारीख होती है इसकी डेट, वो भी है ना वेल इन एडवांस वो कंपनी बता देती कि 10 साल बाद का रिडीमेबल है क्या, कितने, वो डिपेंड, वो पहले से ही डेट फिक्स हो जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इश्यू के टाइम पे हो जाती है। तो नॉर्मली है ना ज्यादा करके ये जो शेयर्स होते हैं ना वो रिडीम होने के टाइम पे ना वो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ओनली रिडीम होते हैं, मतलब वो डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसमें से ही है ना कंपनी, जो उनके पास एक्सेस प्रॉफिट होता है उसी में से कंपनी क्या करती है, इनको रिडीम कर देती है। नहीं तो कंपनी को दूसरा तरीका क्या है, दो तरीके से, एक तो या तो डिविजिबल प्रॉफिट जो है उनके पास उसमें से रिडीम कर देती है, रीपेमेंट कर देती है, नहीं तो आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड अप फॉर दिस पर्पस। नहीं तो इसके लिए स्पेशली है ना कंपनी हैज टू प्रोसीड फ्रॉम द फ्रेश इश्यू, नया इश्यू करती है शेयर मार्केट में और फिर उससे जो पैसा कलेक्ट होता है उससे इनका रिडम्पशन, इनके मनी को रीपेमेंट कर देती है। तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास है इरिडीमेबल।
इरिडीमेबल, इसका अपोजिट होगा ये। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि विच डू नॉट हैव एनी रिडम्पशन डेट, उनकी कोई है ना रिडम्पशन कोई डेट फिक्स नहीं होती है। ओके, दैट इज पेएबल ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होगी तभी उनको रीपेमेंट होता है, तो उनको इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है। तो वाइंडिंग अप के टाइम पे मतलब क्लोज डाउन होती है कंपनी, बंद हो जाती है कंपनी, उस टाइम पे ही उनको पैसा मिलता है। तो अंडर एज पर सेक्शन 55(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन यहाँ पे हमारे इंडिया में है ना ये अलाउड नहीं है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी ये शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती है। जो प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनका पैसा तो रीपेमेंट होना चाहिए, वो रिडीमेबल मनी होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो 8 हमारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, क्यूमुलेटिव का अपोजिट नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिल जाना, मतलब अगर एक साल एक्यूमुलेटेड डिविडेंड, अगर फर्स्ट ईयर में मतलब एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो उसका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर अचीव हो जाएगा, वो डिविडेंड लेकिन रिसीव होगा। और उसका अपोजिट होता है नॉन क्यूमुलेटिव, जहां पे वो फैसिलिटी नहीं होती है। पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं, जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन करते हैं, और नॉन पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जो सरप्लस प्रॉफिट में उनको कोई अथॉरिटी नहीं होती, राइट नहीं होता है क्लेम करने का। तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग यूजुअली यहाँ पे हमारे कंट्री में नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ही होते हैं। कोई भी कंपनी है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सरप्लस प्रॉफिट में क्लेम करने के लिए राइट नहीं देती है। देन कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये इज कन्वर्टिबल मतलब प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेना, एंड नॉन कन्वर्टिबल वो होते हैं जिनको राइट नहीं होता है कन्वर्ट करने का। देन रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल, तो हमारे यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही होते हैं जहाँ पे आपको कंपनी मतलब 10 साल के बाद रिडीमेबल है कि 5 साल के बाद रिडीमेबल है, उस तरीके से उनको रीपेमेंट हो जाता है। और ये रिडीमेबल कौन सा होता है, जो वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मिलता है। तो हमारे कंट्री में वाइंडिंग अप का हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से वाइंडिंग अप के टाइम पे मिलेगा, ऐसा नहीं रूल है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इश्यू होते हैं मार्केट में। तो इस तरीके से आज हमने ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कवर अप किया। हम आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिटेन प्रॉफिट को, रिटेन अर्निंग्स जो होती है कंपनीज की, उसके ऊपर डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।